नमस्कार दोस्तों, मूमल इंग्लिश क्लासेज में मैं विनोद अवस्थी आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 के विज्ञान का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं, जो एकदम सटीक विज्ञान का मॉडल पेपर का हल आपको बताया गया है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार वीडियो को देखें, जिससे कि आपके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम मौखिक रूप से ओरली बताएंगे, तो तुम उन प्रश्नों को ओरली सुन पाएंगे। कुछ का सॉल्यूशन तो हम यहाँ पर, जो छोटे प्रश्न हैं उनका तो हम आपके लिए सॉल्यूशन बता देंगे दोस्तों, लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो जो बड़े प्रश्न हैं उनके समाधान से, जिनका हम ओरली आपको समाधान बताएंगे, उस समाधान से आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। जो पहले प्रश्न में हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो पहला प्रश्न है हमारा इस प्रकार से है कि, एक मिनट, पहला जो प्रश्न है हमारा इस प्रकार से है कि खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल दोस्तों इसमें है मक्का, सा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? सा। मलेरिया रोग का वाहक है, तो इसमें आ जाएगा आ, मादा एना प्लीज मच्छर। तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा आ। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया गया है, जो जिस मीडियम का विद्यार्थी है वो इसको समझ ले। और इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, संश्लित रेशा है, तो जी हाँ दोस्तों, संश्लित रेशा है बा, नाइलॉन। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, आ, चांदी। चांदी को पीट करके हम चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद में हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और पांचवा प्रश्न है हमारा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, तो पांचवें में समाप्त होने वाले दा, पेट्रोलियम। जी हाँ दोस्तों, यही समाप्त होने वाले पदार्थ हैं। छठवां प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण है, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, दा। ये जो कारण दिए गए हैं, कृषि के लिए वनों को काटना, दावानल, भीषण सूखा, ईंधन के लिए लकड़ी को जलाने के लिए काटना, तो ये सभी क्या है? वनोन्मूलन, यानी वनों के समाप्त होने के कारण है। वनोन्मूलन से तात्पर्य वनों का समाप्त होना। इसके बाद में हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आंतरिक निषेचन होता है, तो सातवां प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के शरीर में, मादा के शरीर में। इसके बाद में हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो संकटापन्न जो जंतु होते हैं, जो समाप्त होने के कगार पर हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल है, और इसका आप इसमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके बाद में हम आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि नवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो नवा प्रश्न है, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? एक, घर्षण को कम करने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आ। और 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो इसका भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका उत्तर 10वें का उत्तर क्या होगा। यहाँ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है, जिसमें विद्युत आसानी से चली जा सकती है, तो वह है हमारा लोहा, सा। और 12वां क्वेश्चन है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। मैंने कुछ प्रश्न आज आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप खुद समाधान करके इनका हमको बताएंगे कि इनका उत्तर क्या होगा। इसके बाद में हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों। 13वें प्रश्न को हम लेते हैं, और 13वां प्रश्न है, भूकंप आने का कारण है, तो भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, इसका कारण होता है, तो इसका हो जाएगा सा। और 14वां प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह है, तो लाल ग्रह कहते हैं हम किसको? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में हमारा अंतिम 15वां प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, तो ये गैस हो जाएगी हमारी आ।
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी तो ये हमारी रुधिर की वाहक क्षमता को कम करने वाली गैस होती है। तो इस प्रकार से हमने 15 अंक के 15 क्वेश्चन आपको बताए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जीवाणु है, बेकेलाइट है, पेट्रोलियम, घर्षण, राइजोबियम, बैक्टीरिया, धात्विक ऑक्साइड, मौसम और कायांतरण। इन शब्दों से हमें नीचे जो 8 क्वेश्चन दिए गए उनकी पूर्ति करनी है। तो अब हम पहले की बात करते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में इसमें आ जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पहले का आंसर है। दूसरा है हमारा टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड है के द्वारा होता है। टाइफाइड होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। तीसरा प्रश्न है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। जी हाँ दोस्तों, ये बेकेलाइट इसमें दिया गया है, बेकेलाइट। ये तीसरे में हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे चौथे ऑब्जेक्टिव की ओर, चौथे रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए चौथा रिक्त स्थान है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती हैं। तो ये हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। पांचवा प्रश्न हमारा जीवाश्म ईंधन है। जी हाँ दोस्तों, तो पेट्रोलियम। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर होगा, देखिए पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद में हम छठवें की बात करते हैं। तो छठवां है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किसके कारण आते हैं? इसमें आ जाएगा मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। और सातवां है टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है। तो देखिए इसका होगा हमारा कायांतरण। कायांतरण इसमें ऊपर दिया गया है कायांतरण, ये हो जाएगा छठवें में। और सातवां प्रश्न है जूतों के तले के कारण घिस जाते हैं। तो ये इसमें आ जाएगा हमारा घर्षण। जी हाँ दोस्तों, किसके कारण जूतों के तले घिस जाते हैं? घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आप इनको कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाले को देख लें, आंसर वही होंगे। अब तीसरा प्रश्न आ जाता है सही कथन के आगे हमको टी लगाना है और गलत के आगे हमको एफ लगाना है, यानी सत्य और असत्य। तो देखिए अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। पहला नहीं कहते हैं उसको। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं हम? उसको तो हम शोर कहते हैं। अगला है हमारा दूसरा सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असत्य। जी हाँ, ये भी क्या है? फॉल्स है। ये फॉल्स है, गलत है, ये गलत है। अब हमारा तीसरा है पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ये भी असत्य है। नहीं, ये भी असत्य है, ये भी गलत है, फॉल्स है। अब हम बात करते हैं चौथे रिक्त स्थान की। आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है। जी हाँ, सत्य है बिल्कुल, आसुत जल में होता है, ये ट्रू है, इसमें टी आ जाएगा। और पांचवा है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। तो पांचवा बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, इसमें सत्य है, ये एकदम प्रदूषक गैस है। और छठवां हो जाएगा लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है, ये टी है। और अंतिम है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर बांध के संरक्षण से संबंधित है। ये भी हमारा सत्य है, बिल्कुल सत्य है, और ये टी हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें 8 ये ट्रू फॉल्स के दिए गए थे, सही गलत के। तो इस प्रकार से आप इनको बिल्कुल याद कर लें, रट लें, पेपर में इसी प्रकार से आपको आएंगे। अब हमारा चौथा प्रश्न है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो देखिए पहला है हमारा रबी की फसल। तो रबी की फसल जो है हमारी डी, गेहूं और चना, ये हो जाएंगी। प्रोटोजोआ होता है मलेरिया से संबंधित। कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा। डीजल क्या है? मोटर ईंधन। डीजल मोटर ईंधन है। और अंडाणु क्या है? अंडाणु जुड़ा हुआ है किससे?
अंडाशय से, अंडाणु अंडाशय में होता है। तो इस प्रकार से आप पुनः देख लें, रबी की फसल है गेहूं और चना, एक प्रोटोजोआ होता है मलेरिया का कारक, कपास होता है प्राकृतिक रेशा, डीजल मोटर ईंधन है, अंडाणु उत्पादित होता है अंडाशय में। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। मिट्टी में पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो देखिए इसके आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं, हम मिलाते हैं उसमें क्या, एक तो ये मिलाते हैं जिप्सम, दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं उर्वरक, और उर्वरक यानी खाद, खाद मिलाते हैं। इस प्रकार से 5वां प्रश्न हो गया। अब हमारा 6वां प्रश्न है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड के घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आप जानते होंगे, एक पाउडर होता है जिससे उसका घर्षण कम हो जाता है। और अब हम 7वें प्रश्न की बात करते हैं, और ये एक स्नेहक भी है, यानी जो स्नेहक तो नहीं कर सकते, इसको पाउडर मिलाते हैं हम उसको। 7वां, एक किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषक तो आप आजकल खूब जानते हैं, बहुत ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, किससे? लाउड स्पीकर से, और जिसको हम क्या कहते हैं, डीजे, डीजे, डीजे। तो ये डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। तो एक नहीं, हम आपको 2 बता रहे हैं। देखिए कुचालक है क्या, लकड़ी, और दूसरा क्या है, प्लास्टिक, ये कुचालक हैं। अब हम 9वें प्रश्न की बात करते हैं, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताइए। तो ये है CO2। कौन सी? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। कौन सी होती है ये? कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 होती है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे 10वें प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12 तारीख को जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तुरंत हम फटाफट लगभग 3 से 4 बजे के बीच में आपको तुरंत इसकी आंसर की डाल देंगे दोस्तों। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। और 10वां प्रश्न है, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किससे बने कपड़े खरीदेंगे? इसको कारण सहित लिखिए। तो सीधी बात है, हम गर्मियों में किसको कैसे कपड़े पहनेंगे? सूती कपड़े पहनेंगे। कारण, कारण क्या है? कारण ये पसीने को सोख जाते हैं, यानी ये पसीने को सोख जाते हैं ताकि हमारा शरीर नम बना रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की, धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए धातु तो होते हैं, मैं पहला बता रहा हूँ आपको, ओरली बता रहा हूँ, यहाँ लिख नहीं पाऊंगा। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा है हमारा, धातु में तन्यता होती है। देखिए इसमें पहली बात तो आ गई सुचालकता की, दूसरी में आ गई किसकी? तन्यता की। धातु में तन्यता होती है जबकि अधातु में तन्यता नहीं होती है। और तीसरा है, धातु आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं? धातु तो होते हैं आघात वर्धनीय, जबकि अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से तीनों में जो चीज़ धातु में मिलती है वो अधातु में नहीं मिलती है। तो धातु में सुचालकता मिलती है, धातु में तन्यता होती है, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, जबकि अधातु में ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? जी हाँ दोस्तों, आपके उत्तर का कारण भी दीजिए। तो देखिए संगमरमर से अगर फर्श पर, संगमरमर के फर्श पर अगर बाल्टी फैला देंगे तो चलना कैसा हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। कारण मैं मौखिक बोल रहा हूँ क्योंकि घर्षण की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण हम फिसल सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं पुनः बोल रहा हूँ, संगमरमर पर के फर्श पर यदि साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो हमारे लिए चलना कठिन हो जाएगा। कारण, क्योंकि घर्षण की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण हम फिसल सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, चोट लगेगी। अब हम बात करते हैं अगले 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है हमारा,
आग बुझाने के लिए इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको विद्युत का झटका लगेगा। अगर हम ऐसा, क्योंकि आग आग अगर हमने आग लगने के बाद में पानी के डालेंगे उस पर और विद्युत की आपूर्ति चलती रही तो हमें क्या लग जाएगा? करंट लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मानव शरीर जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसलिए यदि हम उसमें आग लगने पर विद्युत की आपूर्ति को कट नहीं करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा, विद्युत का झटका लग जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की, भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? तो देखिए, भूकंप से बचने के लिए जो सावधानियां हैं हमारी, तो देखिए भूकंप से बचने के लिए हमारे लिए जो सावधानियां हैं कि इसको हम आपके लिए डाल देंगे इसको थोड़ा सा। तो भूकंप से बचने के लिए आप यहाँ पर चित्र स्क्रीन देखेंगे तो इसमें देखिए, सबसे पहले यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे और यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। दूसरी पॉइंट है, यदि आप घर के अंदर हैं तो ऐसी ऊंची और तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं, क्योंकि भूकंप के झटके से वो चीज़ें गिर सकती हैं, इसलिए हम उनसे दूर रहें। और यदि हम घर के अंदर हैं तो तीसरा पॉइंट है इसमें, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें, यानी अपने सिर के ऊपर तकिया रख लें जिससे कोई छोटी मोटी वस्तु गिरे तो उससे हम बच सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है, यदि भूकंप आता है और अब घर से बाहर हैं तो क्या करें। यदि भूकंप आता है और अब घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। और दूसरी पॉइंट, यदि आप घर से बाहर हैं तो यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे, भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले गाड़ी से बाहर नहीं निकलें। इस प्रकार से दोस्तों 14वें प्रश्न का उत्तर होगा। अब हमारा आता है 15वां प्रश्न, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए, आपके लिए यहाँ पर सौर परिवार का एक नामांकित चित्र यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको आप देख लेंगे, आप अपनी पुस्तक से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम सौर परिवार का चित्र दे रहे हैं। देखिए, सौर परिवार में कौन कौन से ग्रह हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन किसके चक्कर लगा रहा है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले की। 16वां प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग, दोनों ईंधन के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो देखिए, सीएनजी क्या होती है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है तो इसको देखिए हम बताते हैं आपको। पहली बात तो हम सीएनजी की करते हैं। सीएनजी इसको उच्च दाब पर भंडारित किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है और यह कम प्रदूषणकारी है। तो उपयोग करने का लाभ यह है कि प्रदूषण इससे नहीं होता है, इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और यह सस्ता भी पड़ता है। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है यह हमारे घरेलू कार्य में काम आती है। ये हमारे घरेलू कार्य में काम आती है। घर में जो हम जलाते हैं वो एलपीजी गैस होती है और सीएनजी जो होती है वो वाहनों में जलाई जाती है। तो यह एलपीजी की बात करें तो यह भी कम प्रदूषणकारी गैस है तथा यह सिलेंडर में तरल मात्रा में पाई जाती है। इसका ईंधन के रूप में उपयोग करना अत्यधिक आसान होता है और ये सस्ता भी पड़ता है। हालांकि आजकल सिलेंडर काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन वैसे ईंधन के बजाय ये प्रदूषण कम करता है, इसलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, नर या आप मादा का भी देख जाना दोस्तों, क्योंकि मादा जनन तंत्र का चित्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो चित्र है आप इसमें बड़ी आसानी से देख लें। नामांकित चित्र है, नामांकित चित्र में आप कौन कौन सी जगह क्या क्या नाम है उनको देख लें दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, खरपतवार किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, खरपतवार, देखिए खरपतवार, आप इसको शॉर्ट में सुन लीजिए। देखिए, तो इसमें हम पहले बात कर रहे हैं खरपतवार की। तो खरपतवार, देखिए खरपतवार क्या होता है? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं।
खरपतवार किसे कहते हैं? जो फसल के साथ में अवांछित पौधे जो प्राकृतिक नेचुरली उग जाते हैं, उनको हम उगाते नहीं हैं, वो अपने आप उग जाते हैं, उन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं। इसमें आगे दिया है खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए, समझाइए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत की निराई करनी चाहिए, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। फसल उगने से पहले खेत जोतने से भी खरपतवार नियंत्रित हो जाता है। तो देखिए, नियंत्रण के लिए हमने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट बताए हैं, तो आप इनको पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस प्रकार से हमने आपको 3 पॉइंट बताए। देखिए, पहला तो हमने बताया है आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत की निराई करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है फसल उगाने से पहले खेत जोतने से भी खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। इसके साथ में देखिए, अब हमारा इसी में दूसरा जो अथवा में प्रश्न दिया गया है, सिंचाई किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, सिंचाई के लिए अगर हम बात करें तो सिंचाई, देखिए सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये इसकी एक फिक्स परिभाषा है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से रट लें और सुन लें। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। आगे इसमें पूछा गया है जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए 2 विधियां हैं। नंबर 1 विधि तो है हमारी कौन सी? छिड़काव तंत्र। देखिए, इसको हम डिटेल से बताएंगे आपको, छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र, देखिए छिड़काव तंत्र आपके पुस्तक में दिया गया है। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों यानी नलों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। तो ये तो हो गया हमारा छिड़काव तंत्र। और इसमें देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारा ड्रिप तंत्र। देखिए, दोनों में आप अंतर देख लेना। दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो देखिए, ड्रिप तंत्र क्या होता है दोस्तों? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसमें जल व्यर्थ नहीं जाता है और जल का बचाव होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही वरदान साबित हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए। वनोन्मूलन का अर्थ बताइए। तो वनोन्मूलन से तात्पर्य है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में प्रयोग। तो हम पहले बात कर रहे हैं वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है? यानी वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना और इसके कारण। वनोन्मूलन यानी वन के समाप्त होने के कारण। तो देखिए, इसमें जो कारण दिए गए हैं, हमने आपको 3-4 कारण बताएं। तो पहला कारण कृषि के लिए प्राप्त करना, यानी कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना भी वनोन्मूलन का कारण है। दूसरा पॉइंट है हमारा घरों एवं कारखानों का निर्माण। घरों और कारखानों के लिए हमें भूमि चाहिए, तो उसके लिए भी वनोन्मूलन यानी वनों को काटा जा रहा है। तीसरा कारण है इसका फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना भी वनोन्मूलन का कारण है। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है, प्राकृतिक दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन की प्रकृति का कारण है। तो इस प्रकार से वनोन्मूलन के ये कारण हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारा अगला, इसी में रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? तो देखिए, रेड डाटा बुक, रेड डाटा जो बुक जो है, इसमें देखिए यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन्न से तात्पर्य जो प्रजातियां समाप्त होने वाली हैं उन प्रजातियों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसमें बताइए, और इसमें पूछा है किन्हीं 2 संकटापन्न वन जंतुओं के नाम लिखिए। तो संकटापन्न जो जंतु हैं, एक तो है देखिए डायनासोर, एक तो डायनासोर है और दूसरा है गिद्ध। ये दोनों संकटापन्न जंतु हैं। इसी में देखिए, अब अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों। 20वां प्रश्न आप देखेंगे
कि मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड औसत दर से कम पे ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आप इसको जरूर देख लेना, किस प्रकार से आपके बुक में दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसका नाम लिखिए। तो आप इन चारों को याद करके जाना। ये प्रश्न निश्चित रूप से मोस्ट हैं और ये प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो इनको आप अपनी बुक में देख लेना। अब हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। दोस्तों अंतिम प्रश्न है हमारा, 21वां प्रश्न है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। तो देखिए, जल प्रदूषण को कम करने के लिए जो 4 उपाय हैं, हम पहला तो बता रहे हैं आपको, कूड़े करकट या अनौपचारित बाहित मल को जल में न फेंका जाए। दूसरा कारण है इसका उपाय, मृत जीवों को भी, जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको भी हम जल में ना फेंकें। तीसरा कारण है इसका उपाय, हानिकारक पदार्थों को भी जल में ना डालें। और चौथा उपाय है, पूजा सामग्री एवं प्लास्टिक की थैलियों को भी जल में ना डालें। तो इनकी थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन में आप डिटेल लिख देना, पॉइंट करके लिखना दोस्तों। अब इसका हमारा अगला जो पॉइंट है, इसी में अथवा दिया गया, वायु प्रदूषण से क्या आशय, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव अथवा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण देखिए, हमने आपको अभी एक परिभाषा बताई थी कि जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इससे जो धूम और कोहरा हो जाता है, वायु प्रदूषण से जो प्रदूषण के कारण जो कोहरा सा छा जाता है, वह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे कि दमा हो सकता है, खांसी हो सकता है तथा बच्चों में सांस के साथ घबराहट भी उत्पन्न हो सकती है। और देखिए, इसका जो दूसरे जो प्रभाव हैं कि प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें दूसरी है CFC, एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। तीसरा इसका जो हानिकारक प्रभाव है, डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं, सांस लेने पर शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए वायु प्रदूषण बहुत ही हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको ये पूरा पेपर बताया है और आशा है कि आपको पेपर इसका समाधान अच्छा लगा होगा। और समाधान अब आप तुरंत, यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि 12 मई को तुरंत हम 12 मई को इस पेपर, जो आपका पेपर होगा उसका 3 बजे आपको इसका सॉल्यूशन डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बेल नोटिफिकेशन पर ऑल की सेटिंग कर लें ताकि आपको तुरंत ही इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेज।